पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि मैं पूरे धम्मपद के ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। उसी सीरीज़ के अंदर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के साथ हम धम्मपद के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और धम्मपद को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे थोड़े खुले दिमाग के साथ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि धम्मपद किस तरीके से हमें सहायता कर सकता है मन को समझने में, क्योंकि सारा खेल मन का है। बुद्ध शुरुआत ही धम्मपद के अंदर मन के साथ करते हैं। पहला जो सूत्र है धम्मपद का वो कहता है कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी धर्म, यानी यहाँ पर धर्म शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो आदतों के लिए किया गया है कि सभी धर्म अच्छे हों या बुरे हों, या सभी आदतें अच्छी हो या बुरी हों, मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई काम करता है तो उसका परिणाम दुख ही होता है। दुख का अनुसरण, वो आगे उदाहरण भी देते हैं कि दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों के निशानों का पीछा करता है। मन के ऊपर बुद्ध का बहुत जोर है। बुद्ध आपसे कोई साईफाई बातें नहीं करेंगे, मेटाफिजिक्स में आपको नहीं ले जाएंगे, आत्मा परमात्मा की आपसे बात नहीं करेंगे। बुद्ध का एक नाम है तथागत। उन्हें तथागत बुद्ध भी कहा जाता था। तथागत का मतलब ये होता है जो तथ्यों के ऊपर बात करता हो, जो दिख रहा है उसके ऊपर बात करता हो, और तथ्यों पे बात करने के बावजूद भी बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो आपसे ये कहते थे कि अगर मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अनुभव में नहीं आता तो आपको मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिरे से मेरी बात को नकार सकते हैं। मेरी बात को मानना तो तभी मानना जब वो आपके अनुभव में फिट बैठती है, क्योंकि मन का जो सब्जेक्ट है, मन का जो विषय है वो है ही ऐसा कि इसमें सिर्फ आप अपने तजुर्बे की बात दूसरे को बता सकते हैं, आप तरीका बता सकते हैं, लेकिन कन्विंस करने का इसके अंदर कोई तरीका नहीं है। कन्विंस करने के लिए, अगर आप कन्विंस करने के लिए जाएंगे किसी आदमी को तो आप बुरी तरीके से असफल होकर लौटेंगे। मैं देखता हूँ आजकल यूट्यूब के ऊपर जहाँ तहाँ डिबेट्स चलती रहती हैं और उन डिबेट्स का कोई परिणाम नहीं होता। अंत में डिबेट करने वालों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उस डिबेट की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को, दोनों साइड एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं, और कन्विंस करने की कोशिश में दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। अंततः वो डिबेट कहीं भी नहीं पहुंचती, अंत में झगड़े तक ही पहुंचती है। चाहे वो डिबेट आस्तिक नास्तिक के बीच हो, दो पंथों के बीच हो, किसी भी तरह की डिबेट हो। आप देखेंगे, अगर आप किसी भी डिबेट का पार्ट हो तो आप रहे हों तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे खास तौर पे कि जो डिबेट है वो अंत में लड़ाई तक ही आपको लेकर जाती है। और मैंने ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की है कि जो लोग चैट में उस डिबेट को देख रहे होते हैं या चर्चा कर रहे होते हैं, वो असल में उस डिबेट को सुनने नहीं आए होते। वो आए होते हैं उस झगड़े का मज़ा लेने जो दो लोगों के बीच में या 3-4 लोगों के बीच में, डिबेट करने वालों के बीच में हो रहा है। यही है मन का खेल। मन सिर्फ मज़े लेना जानता है, झगड़े के मज़े। तो आइए हम शुरुआत करते हैं धम्मपद की। और शुरुआत ही जो पहली लाइन है वो कहती है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक शब्द को हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे।
मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। शुरुआत इस मन शब्द से ही करते हैं कि ये मन है क्या। मैं आगे बढ़ने से पहले इस मन शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बुद्ध ने ये जो धम्मपद दिया है वो एक ग्रंथ की तरह नहीं दिया। हालांकि बुद्ध ने कुछ भी लिखा नहीं है, बुद्ध ने सिर्फ कहा है। उनके बाद आने वाले उनके अनुयायियों ने या उनके भिक्षुओं ने इसको संकलित करने का काम किया है। पर धम्मपद को जब भी आप पढ़ें तो आप इसे एक धर्म ग्रंथ की तरह ना पढ़ें। इसे आप पढ़ें एक ऐसे मैनुअल की तरह जिसके अंदर तरीका बताया गया है कि आप अपने माइंड का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने आप अपने माइंड को जान सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं धम्मपद को पढ़ के। उसका तरीका क्या है वो धम्मपद के अंदर बुद्ध बताते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। तो ये मन क्या है? ये शब्द हम इतनी बार सुन चुके हैं कि लगभग ये जो शब्द है वो पूरी तरीके से घिस पिट चुका है। और जब भी हम सुनते हैं मन, ये शब्द मन जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें पता है कि क्या है। हो सकता है कि आप जानते भी हों, पर फिर भी मैं एक बार इसे दोबारा से डिफाइन कर देना चाहता हूं कि मन है क्या। आपका इसे समझने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। मैं अपने तरीके से इसे जैसे समझता हूँ, मैं उस तरीके से इसका व्याख्यान कर रहा हूँ, उस तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, अपने तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर आपके पास इसे समझने का कोई बेहतर तरीका है तो आप अपने तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम समझते हैं कि हमारे अंदर मन कोई चीज़ है। मन कोई चीज़ है या ऑब्जेक्ट है जो हमारे अंदर बैठा है और हमें कंट्रोल करता है। मन कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि मन कोई चीज़ नहीं है, मन एक प्रोसेस है। मन एक प्रोसेस का नाम है, पूरी की पूरी प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, इसी को समझते हैं कि आखिर ये मन नाम की प्रोसेस है क्या। आज के बाद आप जब भी मन शब्द को सुने तो अपने दिमाग में ऑब्जेक्ट मत लेके आइए कि मन कोई चीज़ नहीं है, मन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है क्या? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है मेमोरी से। आपके शरीर के पास ये ताकत है कि वो चीज़ों को देख के उसकी याददाश्त को अपने पास सेव कर सकता है। आप इसे शरीर की काबिलियत कह लीजिए या आपके दिमाग की काबिलियत कह लीजिए, आप इसे जैसे कहना चाहें वैसे कह सकते हैं। क्योंकि आपका दिमाग आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, इसलिए मैं इसे शरीर की काबिलियत कहता हूँ। ये आपके शरीर की काबिलियत है कि वो चीज़ों को न सिर्फ देखता है, सुनता है, समझता है, बट उन्हें याद भी रख सकता है। कैसे? मेमोरी के द्वारा, स्मृतियां भी आप इसे कह सकते हो। इस जगत से कांटेक्ट में आने का या संसार के कांटेक्ट में आने का आपके पास एक ही तरीका है, वो है आपकी ज्ञानेंद्रियां या आपकी इंद्रियां आप कह सकते हो। 5 तरह की इंद्रियां आपके शरीर में हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपकी जीभ, टंग आपकी, और उसके बाद आपकी स्किन। ये 5 तरह की सेंसेस हैं आपके पास। ये 5 तरह का अलग अलग टाइप के सेंसेशंस को महसूस करने के लिए आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं आपकी बॉडी में। आप सेंसर की तरह इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर सेंसेस ना हो आपकी बॉडी के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। माइंड को बाहर की चीज़ों का पता ही किससे चलता है? क्योंकि आपकी बॉडी में सेंसेस लगी हुई हैं, इंद्रियां लगी हुई हैं।
तो सेंसेस के द्वारा आपका जो दिमाग है वो इवेंट्स को रजिस्टर करता है और उन्हें याद रखता है। पहली चीज तो ये है, स्टेप 1 है कि आपके पास मेमोरी है, और ये मेमोरी आती है दो चीज़ों से मिलके, आपकी इंद्रियां और आपके दिमाग की याद रखने की ताकत। आप किसी भी चीज़ का, आप किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम ना जानते हो, लेकिन अगर आपने वो चीज़ पहले देखी है तो आप देख के पहचान लेंगे, भले ही आपको उसका नाम ना पता हो। तो स्टेप 1 पे आती है मेमोरी। सबसे पहले आपके पास मेमोरी स्टोर्ड है हर चीज़ की आपके ब्रेन में। स्टेप 2 दूसरे नंबर पे आता है इंसान की भाषा, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानों ने अपने लिए भाषा का विकास किया है ताकि वो एक दूसरे को चीज़ें समझा सकें, एक दूसरे को चीज़ें कम्युनिकेट कर सकें। तो हमारे पास मेमोरी है और हमारे पास भाषा है। तो मेमोरी और भाषा के जोड़ से मिलके बनता है थॉट, विचार। विचार को अगर आप सिंप्लीफाई करके कहें तो विचार और कुछ नहीं है, मेमोरी को नाम देने ना। जरा आप ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करना कि जब आप बोलते हो कि मैं सोच रहा हूं, तो आप करते क्या हो? आपके पास एक मेमोरी पड़ी हुई है, आप उस मेमोरी को, आपके पास एक मेमोरी है और आपके पास एक भाषा है, तो आप उस मेमोरी को नाम दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेड़ की तरफ देखा, तो पेड़ का नाम अगर आपको नहीं भी पता है तब भी उसकी मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। आप दूसरी बार तीसरी बार जब उसको देखेंगे तो पहचान लेंगे कि हाँ, ये जो पेड़ है वो मैंने पहले भी देखा है। अब किसी ने आपको उसका नाम भी बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है, तो अब आपके पास मेमोरी तो पहले से ही थी उस पेड़ की। अब उस मेमोरी को आपने एक नाम दे दिया कि पीपल का पेड़। ये क्या है? ये पीपल का पेड़ है। ओके। और क्योंकि आप आंखों के द्वारा उसे देख रहे हैं, तो आपने एक नाम रखा हुआ है दुनिया को बताने के लिए कि मेरा नाम फला है। हो सकता है आपका नाम हो, लेट्स सपोज आपका नाम है, आपका नाम पकड़ लेते हैं हम राहुल। आपका नाम राहुल है। आपने एक नाम रखा हुआ है दुनिया को बताने के लिए कि मेरा नाम है राहुल, और एक नाम आपने रखा हुआ है खुद से बात करने के लिए, उसका नाम है मैं। तो जब आप आंखों से पीपल के पेड़ को देख रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ। तुरंत आपके अंदर ये ख्याल उठता है कि देखने वाला कौन है? मैं देखने वाला हूँ, मैं इस पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ। जबकि असल में हो क्या रहा है? आपने बस आंखें खोली और आपके ब्रेन ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया, मेमोरी एक्टिवेट हुई, उसने उस पेड़ को पहचाना, और क्योंकि आपने भाषा सीखी हुई है, भाषा भी आपकी मेमोरी का पार्ट है, तो उसने तुरंत उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, एक लेबल लगा दिया कि ये पीपल का पेड़ है। अब आपका दिमाग आपके साथ एक खेल खेलता है। वो ये कहता है, आपको ये सवाल उठता है कि अगर मुझे पेड़ दिख रहा है तो पेड़ को देखने वाला कौन है? तो आप तुरंत जवाब देते हैं कि मैं। ये मैं नाम आपने खुद से बात करने के लिए, खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाम चुना है। ओके। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले है मेमोरी, उसके बाद थॉट, या मेमोरी और लैंग्वेज आप कैसे कह सकते हो। ओके। तो इसे बुद्धिस्ट लैंग्वेज में इसे कहते हैं नाम रूप। फिर उसके बाद नाम रूप या मेमोरी करती क्या है? मेमोरी और भाषा बनाती है थॉट को। थॉट पैदा करता है इमोशन को। आप कहेंगे थॉट इमोशन को कैसे पैदा करता है? तो इसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप पीपल के पेड़ की तरफ देखते हैं, आप कहते हैं मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, तो
आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एक खास तरह की फीलिंग आपके शरीर के अंदर पैदा करते हैं, खास तरह के इमोशंस को पैदा करते हैं। आपको अच्छा भी लग सकता है उस पीपल के पेड़ को देखकर, अगर वो बहुत बड़ा सा हरा भरा पेड़ है। आपको शांति भी महसूस हो सकती है, आपको घबराहट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं पीपल के पेड़ के साथ। तो जैसे ही मेमोरी एक्टिवेट होगी, मेमोरी उसे एक नाम दे देगी, आपका दिमाग उसे एक नाम दे देगा। मेमोरी एक्टिवेट होगी, आपने देखा पेड़ की तरफ, मेमोरी एक्टिवेट हुई, मेमोरी ने पहचाना, आपके दिमाग ने उस मेमोरी को एक नाम दिया, नाम से बना एक थॉट कि मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, और इस थॉट ने एक केमिकल रिएक्शन आपकी ब्रेन में स्टार्ट कर दिया जो एक खास तरह के केमिकल्स को आपकी बॉडी में रिलीज करती है, जिससे आपको इमोशन फील होते हैं। तो सबसे पहले है मेमोरी, मेमोरी और लैंग्वेज, उसके बाद है थॉट, उसके बाद है इमोशन, और लास्ट में आता है हैबिट या आदत। अब आपको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा इमोशन फील हो रहा है, उसके अनुसार आपका कोई ना कोई हैबिट पैटर्न होगा जो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उसे देख के, आप उस पेड़ को देख के आपको फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है, आपकी ये मान्यता है कि पीपल के पेड़ पे भूतों का वास होता है, तो आपको पीपल के पेड़ को देख के घबराहट होगी, डर लगेगा। डर एक इमोशन है, घबराहट एक इमोशन है। तो आपके अंदर एक हैबिट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा जो कहेगा आपसे कि इस पेड़ से दूर भाग जाओ, इस पेड़ के बिल्कुल नज़दीक मत आना। हो सकता है कोई प्रेतात्मा, कोई पिशाच तुम्हारे पीछे पड़ जाए, जाने अनजाने तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई, ये जो पूरे स्टेप्स मैंने आपको बताए कि पहले मेमोरी एक्टिवेट होती है, वो मेमोरी एक्टिवेट करती है थॉट को, थॉट एक्टिवेट करता है इमोशन को, इमोशन एक्टिवेट करता है हैबिट को, और ये एक सर्कल आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है, आपके ब्रेन में ये एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है, ये एक पैटर्न शुरू हो जाता है। इस पूरे पैटर्न को कहते हैं मन। इस पूरे पैटर्न आप इसे कह सकते हो, या आप इसे प्रोसेस भी कह सकते हो। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मन। इस तरह से मन काम करता है। ध्यान से अगर आप देखें तो सारी जो कहानी है वो स्टार्ट कहां से हुई है। मेमोरी आपके पास थी पहले से, जैसे एक कैमरे के पास मेमोरी होती है। अगर एक कैमरा एक कार को देखता है, कार की फोटो खींच लेगा, रिकॉर्ड भी कर लेगा, लेकिन कैमरे के अंदर कभी ये इच्छा नहीं पैदा होती कि मैं कार को खरीदने जाऊं, क्योंकि उसके पास कोई मैं का थॉट नहीं है। वो रजिस्टर करता है, चीज़ों को सेव कर लेता है अपने अंदर मेमोरी में, लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता उससे, अपनी पहचान उससे नहीं जोड़ता कि मैंने इस कार को देखा तो मैं इसको खरीदना चाहता हूं या मैं इसमें बैठना चाहता हूं। लेकिन एक इंसान का दिमाग तुरंत जैसे ही किसी भी चीज़ को देखता है तो वो उसके साथ अपने पहचान जोड़ने की कोशिश करता है, अपने मैं को उस मेमोरी के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से शुरुआत होती है आपकी प्रवृत्तियों की। अंत तो होता है हैबिट्स पे, लेकिन प्रवृत्तियों की शुरुआत कहाँ से होती है? इसी थॉट से। ये थॉट का जो आइडेंटिफिकेशन है मेमोरी के साथ। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सारी आदतों की जड़ है। प्रवृत्तियां किसको कह रहे हैं? आदतों को। पहली ही लाइन के अंदर बुद्ध ने आपको ये बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है।
मन है प्रॉब्लम की जड़। और मन प्रॉब्लम की जड़ क्यों है? क्योंकि मन अपने आप एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम कर रहा है और वो हर चीज़ के साथ जाके अपनी पहचान जोड़ लेता है। जैसे ही आप किसी भी चीज़ की तरफ देखते हैं, आपकी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। मेमोरी थॉट को एक्टिवेट करती है, थॉट एक इमोशन एक्टिवेट कर देता है और इमोशन हैबिट को एक्टिवेट कर देता है, हैबिट को कॉल कर देता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं जस्ट लाइक एक मशीन की तरह। इसमें कहीं भी कोई, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी अवेयरनेस वाली चीज़ नहीं है। अब बड़ी कमाल की बात है कि बुद्ध ने अवेयरनेस के ऊपर बात नहीं की है। बुद्ध ने पूरा जोर दिया है मन को समझने के ऊपर। बुद्ध का पूरा जोर है मन को समझने के ऊपर, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि मन किस तरीके से काम करता है, तब तक ध्यान की कोई संभावना नहीं है। तब तक धम्म की कोई, बुद्ध धम्म की बात करते हैं ना, धम्म की कोई संभावना नहीं है। तब तक आपके ऊपर मन का पूरा राज है, मन का ही साम्राज्य है। वो जैसे चाहेगा वैसे आपको चलाएगा और आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है आपके पास। आपकी अवेयरनेस सोई हुई है, आपकी चेतना पूरी तरीके से सोई हुई है, उसका मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अब मन काम कब करता है? मन प्रवृत्तियां बनाता कब है? मन कब प्रवृत्तियों का प्रधान बन जाता है? मन का प्राइमरी काम क्या है? मन का सबसे पहला काम है आपको जीवित रखना। अपने चारों तरफ देखिए, अगर आप एक सुरक्षित माहौल में हैं, आपके पास घर है, चार दीवारी है, खाने पीने के लिए इनफ है, सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, मन का काम वहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद अवेयरनेस का काम शुरू होता है, क्योंकि आप जंगल में नहीं रहते। लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले आप जंगल में थे, तो 24 घंटे मन का काम था आपको अवेयर रखना, खतरों से अवेयर रखना, क्योंकि कोई भी जानवर कहीं से भी हमला कर सकता था, कभी लड़ाई हो जाती थी, कोई आके आपको मार सकता था। लेकिन अब आप ऐसे समाज में नहीं रहते। लेकिन वही मन आपके पास है जो जंगल में आपके साथ था, और वो आपको हमेशा भयभीत किए हुए है, हमेशा डराए रखता है कि कोई ना कोई खतरा आपके पास है। कोई ना कोई चीज को लेके, एक छोटे से विचार को लेके वो आपको हमेशा डराता रहता है, कपाए रखता है अंदर तक। तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसे बुद्ध कहते हैं मन। मेमोरी, थॉट, इमोशन, हैबिट, इस पूरी की पूरी प्रोसेस का नाम है मन। और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, यही सारी आदतों की जड़ है, यही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, यही कंट्रोल करता है सब कुछ। सभी धर्म, अच्छे या बुरे, मन से ही उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सभी आपकी आदतें, अच्छी हो या बुरी हो, वो मन से ही उत्पन्न होती हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का अनुभव अपने शरीर से कर रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आपका मन उसकी और मांग करता है। मान लीजिए आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, या आप कहीं घूमने जाते हैं, वो जगह आपको पसंद आ जाती है, तो आपका मन कहता है कि मुझे ये चीज़ और चाहिए, मुझे इस जगह पर और समय गुजारना है। और कोई चीज़ अगर उसे नहीं पसंद आती, या उसका तजुर्बा, मन का तजुर्बा उस चीज़ के साथ, उस जगह के साथ उतना अच्छा नहीं बैठता, तो वो उससे दूर भागना चाहता है। अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप अपने जीवन में यही दो काम सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। या तो आप
चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं या फिर चीज़ों से दूर भागते रहते हैं। चीज़ें भी हो सकती हैं, इंसान भी हो सकते हैं, परिस्थितियां भी हो सकती हैं। आप या तो परिस्थितियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या किसी परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको वो परिस्थिति अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। यही चीज़ इंसानों के साथ है। अगर कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो आप उसके साथ और समय बिताना चाहते हैं। अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं आता तो आप उससे दूर भाग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका मन पूरे तरीके से एक्टिव है और वही आपको चीज़ों की तरफ ले जाता है या उससे दूर ले जाता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में राग और द्वेष भी कहा जाता है। या तो आप राग में पड़ जाते हैं या फिर द्वेष में पड़ जाते हैं। राग मतलब जब आप किसी सिचुएशन, आदमी या चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, उसे भोगना चाहते हैं, दैट इज राग। द्वेष जब आप सिचुएशन, व्यक्ति या परिस्थिति से दूर भागना चाहते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपको उससे सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो बुद्ध कहते हैं सभी प्रवृत्तियों का प्रधान मन है। सभी धर्म, अच्छे या बुरे, मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख ही होता है। अब ये दूषित मन क्या है? इस दूषित मन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मन हमेशा एक्सट्रीम में ही काम करता है। या तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है या बहुत खराब बनने की, या बहुत इंटेंस हो जाता है। या इसे हम पुराने तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। आपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसमें सबसे कॉमन है भय या क्रोध। आप भय को भी ले सकते हैं, आप क्रोध को भी ले सकते हैं, या आप लोभ को भी ले सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो जीवन है वो दो चीज़ों से लड़ने में ही सारी ज़िंदगी उसकी व्यतीत होती है। या तो वो लोभ से परेशान होता है या फिर भय से परेशान होता है, या तो ग्रीड या फिर फियर। ये दोनों ही आपके मन को दूषित करते हैं, स्थिर नहीं होने देते। तो क्योंकि आप लोभ और भय के प्रभाव में आके काम को करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपका जो मन है वो लोभ से प्रभावित होके या भय से प्रभावित होके, ग्रीड से इन्फ्लुएंस होके या फियर से इन्फ्लुएंस होके काम करता है, तो दुख, उसका परिणाम ही दुख होता है। आप दुख भी कह सकते हैं या आप उसे कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। जब भी आप इन दोनों से, ये दो मेन कंपोनेंट हैं जो आपके मन को दूषित करते हैं, भय और एक तो भय है और दूसरा है लालच या लोभ। लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब है कि जब आप हर चीज को कब्जा लेना चाहते हैं, अंधाधुंध कब्जा लेना चाहते हैं कि पता नहीं मेरे लिए बचेगा या नहीं बचेगा, तो पहले मैं अपने लिए इकट्ठा कर लूं। और जब भी उस लोभ के बीच में कोई आता है तो या तो उस पर क्रोध आता है, अगर वो कमज़ोर है जो आपके लोभ के बीच में आ रहा है तो आप क्रोध करके उसे हटा देना चाहते हैं। अगर वो शक्तिशाली आदमी है, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आपको भय लगता है कि कहीं ये मेरे लोभ के बीच में आकर मुझे रोक ना दे। इसको कहते हैं दूषित मन। जब आप किसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में आके, लोभ और भय क्या है? ये एक इमोशन है, प्राइमरी इमोशन है आपके माइंड के। जब आप इनके इन्फ्लुएंस में आके काम करते हैं, होश में काम नहीं करते, अवेयरनेस में काम नहीं करते, तो इसका परिणाम दुख होता है।
ऐसे इंसान का दुख उसी तरह अनुसरण करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों के निशानों का पीछा करता है। पुराना उदाहरण है, आज आप इसे कार से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जहाँ जहाँ ड्राइवर जाएगा वहाँ वहाँ उसकी कार का पहिए भी उसके साथ ही जाएंगे। उसी तरीके से जहाँ जहाँ दूषित मन वाला व्यक्ति जाता है, दुख उसका पीछे पीछे ही चलाता है, उसकी परछाई बन के, उसकी छाया बन के। या जैसे गाड़ी का टायर ड्राइवर के साथ चलता है, उसी प्रकार दूषित मन वाले व्यक्ति के साथ दुख चलता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उसके पास। मन पूरी तरीके से हावी है, मन का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो पूरी तरीके से हावी है। और मन कंफ्यूजन का दूसरा नाम है। जो भी आदमी मन के इन्फ्लुएंस में काम करता है वहां पर क्लैरिटी नहीं होती, और जब भी क्लैरिटी नहीं होगी तो लालच होगा, आपको डर लगेगा, भय होगा, क्रोध होगा, आप इन्हीं के बीच में फंसे रहोगे। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूं उसके पीछे भागने का कोई फायदा है भी या नहीं है, मैं बस ऐसे ही भाग रहा हूं। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले आपकी सभी प्रवृत्तियों का प्रधान कौन है? मन है। आपकी सभी प्रवृत्तियों का प्रधान कौन है? मन है। और सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, सभी प्रकार की अच्छी या बुरी आदतें जो भी हैं वो मन से ही उत्पन्न होती हैं, मन से ही संचालित होती हैं, मन से ही नियंत्रित होती हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई काम करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशानों का पीछा करता है। धन्यवाद।